तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर नंबर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज़्म। इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना है ट्रेडिंग मैकेनिज़्म, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ स्टॉक्स फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फिर सेलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग, फिर एडजस्टमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, फिर ट्रेडिंग कॉस्ट, फिर एल्गोरिदम ट्रेडिंग, फिर ट्रैकिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेटा, उसके बाद लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर काफ़ी आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म से। ठीक है, यहाँ से अगेन मैं चैप्टर को पूरा समराइज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, अपने वे में, थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम लोग डेली पे यूज़ करते हैं, ताकि समझने और दिमाग में बैठाने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मार्केट से। ठीक है, ठीक है, जनरली दो तरह के मार्केट होते हैं। पहला होता है ओपन आउटक्राई मार्केट। अब ओपन आउटक्राई मार्केट क्या होता है? तो ओपन आउटक्राई मार्केट वैसा ट्रेडिशनल मार्केट है जहां एक बड़े से हॉल में ट्रेडर्स जमा होकर एक साथ चिल्लाकर या हैंड साइन दिखाकर बाई या सेल ऑर्डर जनरेट करते थे। ठीक है, अगर आपने स्कैम 1992 देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक बड़े से हॉल में सब जमा होकर ब्रोकर्स हैंड साइन यूज़ करते हैं, फिर वो पैसे बताते हैं कि कितना बाइंग प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, ऐसा करके। ठीक है, तो वो ओपन आउटक्राई मार्केट कहलाता है। ठीक है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट जहाँ सब एक बड़े से हॉल में जमा होकर, सब ने मीन्स ट्रेडर जमा होकर, एक्चुअली ब्रोकर्स, चिल्लाकर या हैंड साइंस दिखाकर बाई या सेल करते थे। ठीक है, उसे ओपन आउटक्राई मार्केट कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये एक मॉडर्न मेथड है। ठीक है, जिसमें सब कुछ स्क्रीन बेस्ड टर्मिनल्स पे होता है, यानी कंप्यूटर वगैरह पे होता है, जो आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड जिसमें सब कुछ स्क्रीन बेस्ड टर्मिनल्स पर होते हैं। ठीक है, ये हो गया दो टाइप का मार्केट। एक ट्रेडिशनल में हो गया ओपन आउटक्राई मार्केट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं एंटिटीज़ कौन कौन सी होती है। एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व होते हैं FNO ट्रेडिंग में। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है? तो ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक एक्सचेंज का वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है। ठीक है, जो ट्रेड्स लेता है, और ट्रेड्स भी कैसे, दो तरह के, या तो खुद के अकाउंट से या फिर क्लाइंट के बिहाफ में। ठीक है, तो इसको स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ब्रोकर बोल सकते हैं, जो खुद के अकाउंट से या क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड्स लेता है। ठीक है, अब देखिए, एक्सचेंज होता है ना, वो एक यूनिक ट्रेडिंग आईडी असाइन करती है ट्रेडिंग मेंबर्स को। ठीक है, जिससे वो मल्टीपल यूज़र्स के अकाउंट हैंडल करता है। ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स पर यूज़र आईडी बस एक, वो भी यूनिक। एक्सचेंज एक यूनिक ट्रेडिंग आईडी असाइन करती है ट्रेडिंग मेंबर को, जिसमें वो मल्टीपल क्लाइंट हैंडल करता है। ठीक है, अब आता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। ठीक है, इसको TCM बोल सकते हैं। अब ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का क्या होगी? वैसा इंसान जो आपको ट्रेडिंग मेंबर का भी काम करे और क्लियरिंग मेंबर का भी। तो ट्रेडिंग मेंबर का तो आपको काम समझ में आ गया, वो ट्रेड्स लेता है या तो खुद के अकाउंट से या फिर किसी क्लाइंट के बिहाफ में। अब क्लियरिंग मेंबर का क्या काम होता है कि जो ट्रेड्स हो जाते हैं उसके बाद बायर्स और सेलर्स के बीच जो शेयर्स, पैसे का हिसाब हुआ, सब ठीक से हो, टाइमली हो और रिस्क फ्री हो,
वो सब काम होता है क्लियरिंग मेंबर का, ठीक है। तो ऐसे अगर क्लियरिंग का मतलब देखें तो ट्रेड होने के बाद बायर्स और सेलर्स के बीच जो शेयर्स, पैसे का हिसाब किताब हो, उसे करने वाला क्लियरिंग मेंबर हो जाता है, ठीक है। अब ये TCM मतलब ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, मतलब ये ट्रेडिंग मेंबर का भी काम और क्लियरिंग मेंबर का भी काम करेगा, ठीक है। वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अपने ट्रेड्स, क्लाइंट के ट्रेड्स या किसी और ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड क्लियर कर सकता है जिसकी परमिशन इनके पास हो, ठीक है। तो लिख देता हूँ, ये अपने क्लाइंट्स के या किसी और ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड क्लियर कर सकता है। यहाँ क्लियर मतलब साफ कर देना नहीं हो, यहाँ क्लियर मतलब सेटल करना हो, हर चीज़ को क्लियर कर सकता है जो इससे एसोसिएटेड हो, ऐसा नहीं किसी रैंडम का, ठीक है। अब आता है थर्ड, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। तो ये बस प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का काम बस क्लियरिंग मेंबर वाला होता है, मतलब बस क्लियर करेगा, ठीक है। क्लाइंट्स का, खुद का नहीं करेगा, क्लाइंट का क्लियर करेगा, वो जो भी सेटलमेंट होगा, ठीक है। केवल क्लाइंट का क्लियर कर सकता है, खुद का नहीं, ठीक है। वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होगा। अब आता है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ये खुद का और क्लाइंट्स दोनों का क्लियर कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेल्फ मतलब खुद को इंक्लूड कर दिया, और सिर्फ प्रोफेशनल बोल रहा है तो मतलब वो सिर्फ क्लाइंट का करेगा। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बोल रहा है मतलब वो ट्रेडिंग मेंबर का भी काम करेगा और क्लियरिंग मेंबर का भी काम करेगा। पांचवा होता है पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हो गए क्लाइंट्स, जो ट्रेडिंग मेंबर्स के क्लाइंट होते हैं ना उसे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्लाइंट किसी भी ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू ट्रेड कर सकता है, पर सेटल बस एक ही क्लियरिंग मेंबर के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग मेंबर मतलब किसी के भी थ्रू ट्रेड कर सकता है, लेकिन सेटल बस एक ही CM के थ्रू होगा, यानी क्लियरिंग मेंबर के थ्रू होगा। तो लिख देते हैं, ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट्स को पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स किसी भी ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू ट्रेड्स ले सकता है, पर क्लियर बस एक ही क्लियरिंग मेंबर के थ्रू होगा, ठीक है। मल्टीपल नहीं हो सकते क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। 6 होता है ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। इसको सब ब्रोकर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग मेंबर के अंडर काम जो करता है ना, या फिर ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ में जो क्लाइंट को सर्विस देता है, वो होता है ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। अब पहले इसे सब ब्रोकर बोला जाता था, पर 2019 के बाद इसे ऑथोराइज्ड पर्सन बोला जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर्स के अंडर काम करते हैं और उनके बिहाफ में क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। 2019 के बाद से इन्हें ऑथोराइज्ड पर्सन कहा जाने लगा, ठीक है। अब देखना है कॉर्पोरेट हायरार्की इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हायरार्की क्या होता है? तो एक स्ट्रक्चर जहाँ लोगों को उनके पावर या रोल के हिसाब से अरेंज किया जाता होगा ना, उसको हायरार्की कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि स्कूल है,
तो सबसे ऊपर क्या होता है, प्रिंसिपल, फिर होता है टीचर्स, फिर होता है स्टूडेंट। तो ये एक हायरार्की हो गया। सबसे पावरफुल हो गया प्रिंसिपल, थोड़ा कम पावरफुल हो गया वो टीचर्स, और सबसे कम पावरफुल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ हायरार्की को। एक स्ट्रक्चर जहाँ लोगों को उनके रोल्स या पावर के हिसाब से अरेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, इन स्कूल सबसे ऊपर प्रिंसिपल, फिर होगा टीचर्स, फिर होते हैं स्टूडेंट्स। यानी सबसे पावरफुल सबसे ऊपर रहते हैं, यानी प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, एफ ट्रेडिंग का हायरार्की देखते हैं। ठीक, सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, फिर होता है ब्रांच मैनेजर, फिर होता है डीलर। तो पहला कॉर्पोरेट मैनेजर, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन होता है जो डीलर्स के डेटा, ऑर्डर, ट्रेड रिपोर्ट, एक्सपोजर लिमिट सब कुछ देख सकता है। ठीक है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन है जो डीलर्स के ऑर्डर, ट्रेड्स, डेटा, एक्सपोजर, लिमिट्स सब कुछ देख सकता है। फिर आता है ब्रांच मैनेजर। ठीक है, सेकंड मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ये कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर काम करते हैं और अपने ब्रांच के सारे डीलर्स के ट्रेड्स और ऑर्डर देख सकते हैं, दूसरे ब्रांच के नहीं। ठीक है, बस ट्रेड और ऑर्डर देख सकते हैं, जबकि कॉर्पोरेट मैनेजर सब कुछ देख सकता था। कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर काम करते हैं और अपने ब्रांच के डीलर्स के ट्रेड्स और ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तीसरा हो गया डीलर्स, सबसे लो पे। ठीक है, लीस्ट पावरफुल। ठीक, ये सिर्फ अपने ऑर्डर और ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, किसी और के नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स। ठीक है, तो ट्रेडिंग मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत सारी होती है। जैसे सबसे पहले होता है केवाईसी करवाना। अच्छा, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर क्लाइंट। ठीक है, तो पहला हो गया केवाईसी, नो योर क्लाइंट, केवाईसी करवाना। ठीक है, आजकल मैंडेटरी हर चीज़ में केवाईसी करवाना। केवाईसी का फुल फॉर्म भी बहुत कम लोगों को पता होगा। तो नो योर क्लाइंट। ठीक है, कोई भी ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट करना। जो भी मार्जिन होता है उसको कलेक्ट करना। टाइम पे पे इन पे आउट होता है वो करना। ठीक है, और जो भी कंप्लेन होगा उसको सॉल्व करना। ये सब होता है ट्रेडिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग मेंबर्स कौन है? ब्रोकर्स हैं। ठीक है, मैं याद करने के लिए लिखवा देता हूँ। और केवाईसी वगैरह किसका करेगा? क्लाइंट्स का करेगा। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट क्लाइंट का, मार्जिन क्लाइंट से कलेक्ट करेगा, टाइम पर पे इन पे आउट क्लाइंट को, और कंप्लेन को सॉल्व करना, मतलब क्लाइंट का एक जो भी कंप्लेन हो उसको सॉल्व करना। अब देखते हैं ऑर्डर टाइप। ठीक है, ऑर्डर टाइप, कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टाइम कंडीशन, बेस्ड ऑन टाइम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। इसमें 2 टाइप के पढ़ने हैं एनआईएसएम में।
ठीक है। पहला डे ऑर्डर, जिसको हम लोग इंट्राडे भी कहते हैं, ठीक है, ये टाइम के बेसिस पे। अब डे ऑर्डर इंट्राडे मतलब क्या हुआ, मतलब उस ऑर्डर की वैलिडिटी सिर्फ एक दिन तक ही रहती है, और अगर उस दिन एग्जीक्यूट नहीं होता है ट्रेड तो एंड मोमेंट पे लास्ट में खुद से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। वैलिडिटी सिर्फ एक दिन होती है और उस दिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो खुद से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है आईओसी, मतलब इमीडिएट और कैंसिल। नाम से समझ में आ रहा हो, या तो इमीडिएट आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा या इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्केट में जाते ही एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन मैच हो जाए तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होगा या फिर कैंसिल होगा, ठीक है। ये लास्ट तक वेट नहीं करता, कंडीशन मीट हो, जितना मीट हो ऐसा। एग्जांपल है, जैसे देखते हैं, ठीक है। 200 पे आईटीसी बाई किया आपने, ठीक है। 200 रुपये पे बाई डाला 10 क्वांटिटी, ठीक है। तो 200 पर 5 अवेलेबल है, ठीक है। तो 5 बाई होगा, बाकी नहीं होगा, सिंपल। अब देखो, बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है, प्राइस के बेसिस पे। ऊपर वाला टाइम के बेसिस पे था डे ऑर्डर और आईओसी, दूसरा वाला है प्राइस के बेसिस पे। सबसे पहले आता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि इसमें आप प्राइस फिक्स करते हो और उस प्राइस पे जाकर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, और अगर उस प्राइस पे नहीं गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा मार्केट ऑर्डर, ये डालोगे तो मतलब मार्केट में जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस होगा उस पर तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मार्केट ऑर्डर। तीसरा होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है लॉस कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसमें ट्रिगर प्राइस सेट करना पड़ता है और लिमिट प्राइस सेट करना होता है, ठीक है। ये मार्केट टाइप का भी हो सकता है और लिमिट ऑर्डर टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। लॉस कंट्रोल करता है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेट करना पड़ता है। मार्केट या लिमिट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सौ शेयर्स आईटीसी के लिए @100, ठीक है। अब उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया तो ट्रिगर प्राइस डाला 95, लिमिट प्राइस डाला 92, ठीक है। तो 95 पर ऑर्डर आपका एक्टिवेट होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, और 92 तक में सेल होने की कोशिश करेगा। ट्रिगर प्राइस को सिंपल समझते हैं क्या होता है। वैसा प्राइस होता है जहाँ पर स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं, एक्टिवेट, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आता है, ठीक है। पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि
ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस, सेल में कौन बड़ा होता है, बाई में कौन बड़ा होता है, ठीक है। तो उसे मैं बता देता हूँ कि बाई करते टाइम ट्रिगर प्राइस इज़ लेस देन लिमिटिंग प्राइस, ठीक है। और सेल करना हुआ तो ट्रिगर प्राइस इज़ ग्रेटर देन लिमिटिंग प्राइस। जैसे कि ITC है, ठीक है, 100 पे बाई किया है, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, मतलब सेल करने की कोशिश की है, तो सेल में यहाँ देखो ट्रिगर प्राइस ज़्यादा है, लिमिट प्राइस कम है, ठीक है। तो ये होता है। अब आता है बैंड के बारे में, ठीक है, प्राइस बैंड। तो मतलब एक दिन में कितना मूवमेंट दे सकता है, तो इंडेक्स का क्या है, 10% ऑफ बेस प्राइस। जो बेस प्राइस हो सकता है उससे या तो ऊपर 10% या नीचे 10%, ठीक है। इंडेक्स मतलब इंडेक्स फ्यूचर की बात हो रही है, स्टॉक फ्यूचर के लिए भी सेम है, ठीक है। तीसरा होता है इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, ये वो डेल्टा वगैरह पे ये सब वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, डेल्टा डिपेंडेंट रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन का, ठीक है। अब सेबी ने 24 मई 2024 को नए रूल्स निकाले हुए हैं प्राइस बैंड से रिलेटेड, ठीक है। तो सेबी न्यू रूल्स रिगार्डिंग प्राइस बैंड 24 मई 2024, ठीक है। पहला है प्राइस बैंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई भी स्टॉक अपर या लोअर सर्किट मारता है तो वैसे चेक होता था कि पहले 25 ट्रेड है सर्किट पे, 5 यूनिक ट्रेड्स हैं, ठीक है, पर साइड, ठीक है, तब जाके बैंड एडजस्ट होता था, ठीक है। ये पहले का रूल था। अब क्या हो गया है कि अब का रूल है कि 50 ट्रेड्स देखे जाएंगे प्लस 10 यूनिक ट्रेड्स देखे जाएंगे और 3 ब्रोकर्स पर साइड देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। पहले रूल 25 ट्रेड्स प्लस 5 यूनिक ट्रेड्स पर साइड, ठीक है। न्यू रूल में डबल करके ब्रोकर को ऐड कर दिया गया, 50 ट्रेड्स प्लस 10 यूनिक ट्रेड्स प्लस 3 ब्रोकर्स पर साइड, ठीक है। अब देखो सपोज एक स्टॉक है, उसकी लिमिट है लोअर में 90, अपर में 110, ठीक है। अब अपर सर्किट हिट हुआ 110 का, तो अब एक्सचेंज चेक करेगा कि पहले क्या देखता था कि 25 ट्रेड हुए हैं 110 पे, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि 5 अलग बायर्स और 5 अलग सेलर्स ने ये ट्रेड किए हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन पहले मीट करता था, तब जाके बैंडविड्थ इंक्रीज़ करते थे, मीन्स सर्किट ओपन होता था और फर्दर इंक्रीज़ कर सकता था, जैसे होता है 10 के बाद 15% पे चला गया, तो पहले ये चेक किया जाता है। अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग 50 ट्रेड होने चाहिए, 10 यूनिक ट्रेड्स होने चाहिए और 3 ब्रोकर्स भी होने चाहिए पर साइड, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ। स्टॉक लिमिट अगर 90 to 110 है तो एक्सचेंज देखेगा कि अपर या लोअर सर्किट, मतलब सर्किट बोलते हैं, ठीक है, यानी हाईएस्ट बैंड का हाईएस्ट वैल्यू को अपर सर्किट और लोएस्ट को लोअर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 90 से 110 का बैंड विड्थ है तो एक्सचेंज देखेगा कि अपर या लोअर सर्किट पर, ठीक है, 50 ट्रेड्स हुए और क्या 10 अलग अलग बायर्स और सेलर्स ने ये ट्रेड किए और 3 ब्रोकर्स पे, अब न्यू रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंड करने के लिए कंडीशन, ठीक है। अब उसमें ये भी बोला गया है कि कैश और डेरिवेटिव दोनों मार्केट का बैंड एक साथ चलेगा, कैश का बैंड चेंज होगा तो डेरिवेटिव का भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैश और डेरिवेटिव का बैंड एक साथ चेंज होगा।
ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। अब देखना है कूलिंग ऑफ पीरियड और प्राइस बैंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड एंड प्राइस बैंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं काउंट ऑफ बैंड। ठीक है, मीन्स कितनी बार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा। ठीक है, फिर ब्लेंड बैंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वो कितना फ्लेक्सिबल होगा, और कूल ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ये होगा तो बैंड कितना फ्लेक्सिबल हो जाएगा। पहला सर्किट हिट किया अपर या लोअर, और फिर दूसरा सर्किट हिट किया, दोनों में 5-5% का इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल किया जाएगा। और दो सर्किट का टाइम कितना देर तक रहता है, 15 मिनट तक, मतलब 15 मिनट तक स्टॉक सर्किट में रहेगा, और फिर जाके बैंड फ्लेक्सिबल किया जाएगा, वो भी तब जब ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में 3% किया जाएगा। ठीक है, और कितने टाइम बाद, 30 मिनट। ठीक है, फिफ्थ ऑनवर्ड में 2% किया जाएगा। ठीक है, वो भी 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कूल ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो यानी पहले और दूसरे में 5% बढ़ाया जाएगा 15 मिनट पे, तीसरे और चौथे में 3% बढ़ाया जाएगा 30 मिनट पे, और पाँचवें में 2% बढ़ाया जाएगा, वो भी 60 मिनट पे। ठीक है, अब देखो स्लाइडिंग प्राइस बैंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर अपर सर्किट लगता है यानी अप साइड मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा तो सिर्फ अप साइड बढ़ाया जाएगा, डाउन साइड को ही बढ़ाया जाएगा। जैसे अगर इनिशियल प्राइस बैंड 90 to 110 है, तो न्यू प्राइस बैंड 95 to 115 होगा, मीन्स दोनों साइड इंक्रीज। ठीक है, अब ये सब क्यों किया जाता है, इतना तामझाम। ठीक है, सबसे पहले सडन प्राइस जंप को रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा मैनिपुलेशन को रोकने के लिए। तीसरा प्राइस मूवमेंट स्मूथ हो। और चौथा मार्केट स्टेबल रहे। ठीक है, ये सब रीज़न होता है, ये सब उतना तामझाम देखने का। ठीक है, अब देखना है प्लेसिंग ऑर्डर ऑन ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब एक ट्रेडिंग मेंबर ट्रेडिंग सिस्टम में कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है तो उसे बाकायदा बताना पड़ता है। ठीक है, कि वो कौन सा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, प्रोप्रिएटरी या फिर क्लाइंट का। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर को बताना होगा कि ऑर्डर कौन सा। ठीक है, पहला या तीसरा कैसे टाइप हो जाता है, प्रोप्रिएटरी यानी खुद का, दूसरा क्लाइंट का। ठीक है, इसको शॉर्ट में प्रो बोला जाता है, इसको शॉर्ट में क्लाइंट CLI। ठीक है, बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ा, एंटिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर मैचिंग रूल पढ़ लिया। अब बारी आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक्स एंड इंडेक्स फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या होती है वो जानना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, क्राइटेरिया टू इंट्रोड्यूस इन FNO। कोई स्टॉक FNO में कब आएगा। ठीक है,
अब ये इसके लिए भी पैरामीटर फिक्स किए गए कि FNO में आने के लिए क्या क्या कंडीशन की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन है टॉप 500 में स्टॉक होना चाहिए बेस्ड ऑन मार्केट कैप एंड एवरेज ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले उसे टॉप 500 में होना ही होना चाहिए। किस बेसिस पे? यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे और एवरेज ट्रेडेड प्राइस के बेसिस पे उसे टॉप 500 में होना चाहिए स्टॉक लिस्ट में। MQSOS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लाख होनी चाहिए। मतलब मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, ठीक है, इसकी वैल्यू 75 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज क्या है, ठीक। तो ये क्या बताता है कि बड़े साइज का कोई भी ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तो वो इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। MQSOS वो बताता है, ठीक है। उसकी वैल्यू 75 लाख मीन्स बड़े ऑर्डर जो भी हो वो इजीली एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तीसरा मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की क्या मतलब हो कि ओपन इंटरेस्ट जो भी होता है उसका टोटल लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो वो 1500 करोड़ से या तो बराबर या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वाइस नहीं होगा, वाइड होगा। तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन है जो एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू होता है कैश मार्केट का वो 35 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। एवरेज डेली डिलीवरी मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 करोड़, ठीक है। मतलब स्टॉक में एक्चुअली डिलीवरी होनी चाहिए, सिर्फ इंट्राडे नहीं, ठीक है। पोजिशनल भी डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक एक एक्सचेंज पे एलिजिबल है तो वो सभी एक्सचेंज के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक एक एक्सचेंज, मान लो NSE पे एलिजिबल है तो BSE पे भी हो सकता है, ठीक है। एक एक्सचेंज पर एलिजिबल है तो वो सभी एक्सचेंजेस के डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। सिंपल है, ये 4 क्राइटेरिया है, ठीक है। अब मान लो कि ये 4 क्राइटेरिया मतलब जाने के लिए तो चला गया स्टॉक FNO में, पर अगर क्राइटेरिया ब्रेक होने लगे तो निकाला भी जा सकता है। तो अगर 3 महीने लगातार कोई भी क्राइटेरिया ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस स्टॉक का नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं किया जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी तक ही चलेगा, ठीक है। और जो भी स्ट्राइक्स है वो अलाउड रहेगा लेकिन एक्सपायरी तक ही, ठीक है। जब स्टॉक क्राइटेरिया ब्रेक करेगा तो अगर 3 महीने लगातार ब्रेक हो तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और निकालने के बाद वो 1 साल तक दोबारा डेरिवेटिव में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लॉन्च होंगे और जो भी एग्जिस्टिंग है वो एक्सपायरी तक ही रहेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल क्राइटेरिया था और उसमें एक फ्रेमवर्क को भी डिफाइन कर दिया गया, PSF यानी प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क, की स्टॉक कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। और अगर सक्सेसफुल नहीं है
डेरिवेटिव सेगमेंट में तो निकाला जा सकता है, तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया बनाया गया जिसको कहते हैं प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क, ठीक है, PSF, ठीक है। इसमें स्टॉक डेरिवेटिव्स के एग्जिट रूल्स होंगे, ठीक है। अब देखो PSF क्या है, तो एक फ्रेमवर्क है बेसिकली जो चेक करता है कि स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में सक्सेसफुल है या नहीं होने पर सीधा बाहर कर दिया जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। तो PSF ये बताएगा कि कोई स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट सक्सेसफुल है या नहीं, अगर नहीं है तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें रूल्स है, ठीक है। पहला रूल है कि कम से कम 15% एक्टिव ट्रेडिंग मेंबर्स या 200 ट्रेडर्स, ठीक है, दोनों में से जो भी कम हो, यानी 15% एक्टिव ट्रेडिंग मेंबर या 200 ट्रेडर्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कम से कम। ये पहला रूल है, पहला रहने के लिए रूल है, एग्जिट का रूल नहीं है, ठीक है। 15% एक्टिव ट्रेडिंग मेंबर्स, ये मिनिमम ऑफ या 200 ट्रेडर्स, ठीक है, का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। पहला, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, रिव्यू पीरियड, जब स्टॉक को रिव्यू किया जा रहा है कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, उस दौरान स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट 75% जो होता है कम से कम ट्रेडिंग डेज में ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। रिव्यू पीरियड के दौरान कम से कम 75% ट्रेडिंग डेज में वो ट्रेड करते रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल है कि डेली टर्नओवर है वो 75 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए स्टॉक का। ग्रेटर देन इक्वल टू 75 करोड़। चौथा रूल है उस स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट एवरेज ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू कम से कम 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरेज ओपन इंटरेस्ट वैल्यू 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ये सब क्वार्टरली रिव्यू होता है, हर क्वार्टर रिव्यू होता है, ठीक है। अगर वो मैच नहीं किया तो उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर वही बात रहेगी कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स इशू नहीं होंगे, एग्जिस्टिंग ट्रेड जो होंगे वो एक्सपायरी तक ही होंगे, ठीक है, सिंपल। और देखो एक इसमें नियम है कि एक स्टॉक तभी एग्जिट करेगा डेरिवेटिव से जब सारे एक्सचेंजेस पे फेल करे। अगर NSE में फेल है और BSE में फेल नहीं है तो हर जगह अलाउड रहेगा, ठीक है। एक डेरिवेटिव को तभी एग्जिट किया जाएगा जब वो सारे एक्सचेंजेस पर फेल करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर NSE पर पास और BSE पर फेल है तो वो एग्ज़िट नहीं किया जाएगा अनटिल दोनों पर फेल हो, ठीक है। एक नियम हो गया, ये नया नियम है, ठीक है। तो अब मान लीजिए फेल हो, ठीक है, तो री इंट्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। अगर कोई स्टॉक डेरिवेटिव से एग्जिट हो जाए तो उसे वापस आने के लिए लगातार 6 महीने तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ठीक है। अगर वो 6 महीने तक नहीं कर सकता है तो वो दोबारा री इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। स्टॉक री, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। अगर कोई स्टॉक डेरिवेटिव से एग्जिट हो जाए
तो उसे वापस आने के लिए लगातार 6 महीने तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इंडेक्स डेरिवेटिव्स है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इंडेक्स के 80% वेटेज ऐसे स्टॉक से होने चाहिए जो ऑलरेडी डेरिवेटिव्स में अलाउड हो। ठीक है, तो इंडेक्स के 80% वेटेज वैसे स्टॉक्स से होने चाहिए जो ऑलरेडी डेरिवेटिव्स में हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस 10-20% स्टॉक्स में ही डेरिवेटिव्स हो उस इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स के। ऑलमोस्ट 80% जो वेटेज होगा इन वो स्टॉक्स मिला के जो बनेंगे इंडेक्स के, वो ऑलरेडी डेरिवेटिव्स में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी इन एलिजिबल स्टॉक का वेट इंडेक्स में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिव्यू हर महीने होता है। ठीक है, अगर इंडेक्स 3 महीने लगातार फेल करे तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बंद, लेकिन एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायरी तक चलेगा। ठीक है, हर महीने रिव्यू होगा। ठीक है, कि कौन स्टॉक वो फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर इंडेक्स 3 महीने लगातार फेल करे तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बंद, लेकिन एग्जिस्टिंग जो होंगे, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो एक्सपायरी तक रहेंगे। ठीक है, अब PSF जो हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था, ठीक है, वो इंडेक्स के लिए क्या है, मतलब प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क इंडेक्स के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स। ठीक है, तो 15% एक्टिव ट्रेडर्स या 20 मेंबर्स हर महीने ट्रेड करें। ठीक है, 15% एक्टिव ट्रेडर्स या 20 नहीं 200 मेंबर्स हर महीने ट्रेड करें। ठीक है, दूसरा है 75% ट्रेडिंग डेज में इंडेक्स पे ट्रेडिंग हो, जो उसमें बताया गया था रिव्यू के दौरान 75% डेज में ट्रेडिंग होनी चाहिए डेज में। ठीक है, एवरेज डेली टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एवरेज डेली ओपन इंटरेस्ट 4 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर फेल होगा 6 महीने बाद ही री इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। अब देखते हैं सरोगेट स्यूडो इंडेक्स। सरोगेट या फिर स्यूडो इंडेक्स, ये क्या होता है। तो देखिए, अगर प्राइमरी इंडेक्स फेल हो जाए तो एक सिमिलर इंडेक्स यानी स्यूडो इंडेक्स यूज़ किया जा सकता है। उसका कंडीशन होता है दोनों इंडेक्स में ऑलमोस्ट 80% स्टॉक कॉमन हो। ठीक है, 50% स्टॉक्स ओरिजिनल इंडेक्स के सरोगेट में हो। ठीक है, को रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 90% का। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, मतलब दोनों के मूवमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, ऑलमोस्ट 90%। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एन एस सी निफ्टी 100 के कुछ स्टॉक डेरिवेटिव्स क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट NSE निफ्टी 50 या BSE टॉप 100 एक सिमिलर इंडेक्स है। तो NSE या BSE
अपने एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए निफ्टी 50 को सरोगेट इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है, निफ्टी 100 के रिप्लेसमेंट के लिए। समझ में आया? सिंपल है। देखो, स्यूडो मतलब एक तरह से नकली, एक तरह से उसका एक रिप्लेसमेंट टाइप का समझिए, ठीक है। अगर प्राइमरी इंडेक्स फेल हो जाए तो एक सिमिलर इंडेक्स यूज़ किया जा सकता है। कंडीशन होगा दोनों इंडेक्स में 80% स्टॉक कॉमन हो, ठीक है। दूसरा 50% स्टॉक ओरिजिनल इंडेक्स सरोगेट में हो, ठीक है। तीसरा हो जाए दोनों के बीच ऑलमोस्ट 90% सिमिलर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब है कोरिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.90। ये से पूछने आता है तो 0.90 मतलब ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। तो एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। एग्जांपल में NSE का निफ्टी 100 के कुछ स्टॉक्स मान लीजिए डेरिवेटिव्स क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। बट NSE निफ्टी 50 जो है, या फिर मान लीजिए BSE के टॉप 100 एक सिमिलर इंडेक्स है, बट उनके स्यूडो में या सरोगेट मान लीजिए स्यूडो में NSE निफ्टी 50 या BSE टॉप 100 एक सिमिलर टाइप का मान लीजिए इंडेक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो NSE या BSE अपने एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए निफ्टी 50 को सरोगेट इंडेक्स बना सकता है निफ्टी 100 के रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो NSE या BSE अपने एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए NSE निफ्टी 50 लिख देता हूँ, NSE निफ्टी 50 को सरोगेट इंडेक्स बना सकता है, ठीक है। मतलब सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि निफ्टी 100 से नहीं मैच कर रहा है, निफ्टी 50 से मैच कर रहा है तो निफ्टी 50 को ऐड कर दिया। निफ्टी 50 से नहीं BSE टॉप 100 से मैच कर रहा है तो उससे सरोगेट कर दिया। मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। कंडीशन जो ऊपर लिखा है वो फिल होना चाहिए, ऑलमोस्ट 90% मूवमेंट सेम होने चाहिए। ये सब हो रहा है तो आराम से उसका सरोगेट किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट फॉर कॉरपोरेट एक्शन, ठीक है। 4 चीज़ें और बच गई है, ये चार तो और आसानी है। तो एडजस्टमेंट फॉर कॉरपोरेट एक्शन, ठीक है। कॉरपोरेट एक्शन मतलब क्या होगा? बोनस, स्प्लिट, राइट, डिविडेंड, मर्जर जैसे ये सब होता है ना, उसको कहते हैं कॉरपोरेट एक्शन, ठीक है। कॉरपोरेट एक्शन मीन्स मर्जर, डीमर्जर, डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस एक्सेट्रा, कुछ भी ये सब होता है कॉरपोरेट एक्शन, ठीक है। तो ये जब हो ना तो स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक प्राइस वो चेंज होता है तो ऑप्शन को भी उस हिसाब से चेंज किया जाता है ताकि पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अब एडजस्टमेंट किन चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। पहला देखो, स्ट्राइक प्राइस में एडजस्टमेंट होगा कॉर्पोरेट एक्शन के कारण। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स की क्वांटिटी में भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट लॉट में हो सकता है या मल्टीप्लायर इसमें हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आता है कि एक एडजस्टमेंट फैक्टर की कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो केस बनाया गया
बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, ये सब के केस में जब कंपनी बोनस शेयर दे या स्टॉक स्प्लिट या कंसोलिडेशन करे, ठीक है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एडजस्टमेंट जो होता है उसके लिए एक फैक्टर दिया गया, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर बोनस A/B में दिया जा रहा है, ठीक है, तो फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर होगा A+B दोनों का सम डिवाइडेड बाई B। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं कि अगर 3:1 का बोनस है तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 = 4। ठीक है, ठीक है, ये होता है बोनस के लिए। ठीक है, बोनस के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के लिए या कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। मान लो कि A/B रेशियो में हो रहा है। ठीक है, A/B रेशियो में हो रहा है तो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, एग्जाम्पल अगर 2/1 स्प्लिट हो रहा तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 = 2। ये हो जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो ओल्ड स्ट्राइक प्राइस में एडजस्टमेंट फैक्टर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मार्केट लॉट है तो ओल्ड लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को, मल्टीप्लायर है तो भी ओल्ड पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर को। ठीक है, जो पुराना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स केवल स्ट्राइक प्राइस में एडजस्टमेंट फैक्टर डिवाइड होगा, बाकी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। राइट इशू होते हैं उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर उसमें हो जाएगा P माइनस S डिवाइडेड बाई A+B। ठीक है, इस केस में एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए सबका वो बता देता हूँ कि P क्या है। ठीक है, P हो गया क्लोजिंग प्राइस, एक्स डेट के पहले का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो हो जाएगा P। ठीक है, अब S क्या है। ठीक है, तो ये होता है इशू प्राइस ऑफ द राइट्स। ठीक है, ए क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और आर क्या है, राइट इंटाइटलमेंट, मतलब जो राइट्स दिया गया कि इसके बदले कितना मिल रहा है, जो रेशियो होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ P का मतलब हो जाएगा क्लोजिंग प्राइस बिफोर एक्स डेट। ठीक है, एस का मतलब हो जाएगा इशू प्राइस ऑफ द राइट्स, ए का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और बी का मतलब हो जाएगा राइट इंटाइटलमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा ये सब का मतलब। ये A+B है ना, इसको टोटल इंटाइटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब P माइनस S को क्या बोलते हैं, बेनिफिट पर राइट इंटाइटलमेंट। अगर सेपरेटली पूछ दे तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बेनिफिट
पर राइट इंटाइटलमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि बेनिफिट पर शेयर जो है अगर फ्रैक्शन में है तो बिफोर एंड आफ्टर एडजस्टमेंट कंपेयर की मतलब करना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन बचे तो राउंड ऑफ करना है, उसके बाद ही स्ट्राइक प्राइस या लॉट एडजस्ट होगा, ठीक है। सिंपल है, मतलब राउंड फिगर में कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं डिविडेंड एडजस्टमेंट की, ठीक है। और ये सारे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सबकी वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, आपको बस पुट करके निकाल देना, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर ओरिजिनल डिविडेंड लेस देन इक्वल टू 2% है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 2% है तो एडजस्टमेंट स्ट्राइक प्राइस में होगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम एक्स डिविडेंड डेट, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस बिफोर डिविडेंड अनाउंसमेंट, ठीक है। विल बी रिड्यूस्ड बाय डिविडेंड अमाउंट, reduced by dividend amount from ex dividend date, ठीक है। और मार्केट प्राइस इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस बिफोर डिविडेंड अनाउंसमेंट, डिविडेंड अनाउंसमेंट के पहले जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही रहेगा मार्केट प्राइस, ठीक है, ठीक है। चौथा मर्जर डीमर्जर, ठीक है। लास्ट कम डेट, ठीक है, फिक्स होता है, जिसको कहते हैं आखिरी दिन एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएगा, ठीक है। और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स चलेगा एक्सपायरी तक, मतलब लास्ट कम डेट तक, ठीक है। और जो सेटलमेंट प्राइस होगा, ठीक है, वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होगा कैपिटल मार्केट में, ठीक। लिख लेते हैं, लास्ट कम डेट बोलते हैं वैसे, जिसको आखिरी दिन बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक्सचेंज फिक्स करता है कि मतलब मर्जर कब होगा, डीमर्जर कब होगा, ऐसा, ठीक है। फिर नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे एक्सपायर करेंगे लास्ट कम डेट पे, ठीक है, ठीक है। और जो सेटलमेंट प्राइस होगा लास्ट क्लोजिंग प्राइस होगा, लास्ट क्लोजिंग प्राइस कैपिटल मार्केट सेगमेंट में, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, हम लोग कॉल पुट यूज़ करते हैं ऑप्शंस में, तो आपको पता है कॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब जो CE लिखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने बताया हुआ है कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन। तो अपना वाला इंडियन मार्केट में यूरोपियन स्टाइल है, तो CE का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन और P का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। CE मतलब यूरोपियन, P मतलब पहले चैप्टर में बताया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट की, ठीक है, थर्ड लास्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, पहला आ जाता है यूजर चार्जेस, इतने तो चार्जेस हैं, आदमी प्रॉफिट करने के बाद ही लॉस में ही रहता है। स्टैच्यूरी चार्जेस, तीसरा है इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। यूज़र चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ब्रोकरेज होता है और एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन का चार्ज होता है वो होता है यूज़र चार्जेस, ठीक है। ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, ठीक है। स्टैच्यूरी चार्जेस, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, सेवी फीस, ये सब होता है, ठीक है। अब देखो फीस का की हम बात करते हैं, ठीक है।
और इम्पैक्ट कॉस्ट तो मैंने बताया है कि जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस नहीं मिल पाते उसके बदले जो कॉस्ट आता रहता है इलिक्विडिटी वगैरह कारण, तो उसके कारण जो कॉस्ट एराइज होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो देखो STT चार्जेस क्या क्या है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, तो 0.1% प्रीमियम का। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 0.125% सेटलमेंट पर। ठीक है, अगर आप फ्यूचर सेलर हो, ठीक है, तो 0.02% ट्रेडेड प्राइस का। ठीक है, सेलर को बस देना रहता है, बायर को नहीं देना रहता। ठीक है, ये STT चार्जेस है। अब आता है GST, यहाँ भी GST है। ठीक है, 18% लगता है GST। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। ठीक है, तो फ्यूचर बाई पर 0.002% मीन्स 200 पर करोड़, और फ्यूचर सेल पर और सॉरी ऑप्शन बाई पर 0.003% मीन्स 300 पर करोड़। ठीक है, इसके बाद लेता है सेबी टर्नओवर फीस। ठीक है, जो होता है ₹10 पर करोड़ टर्नओवर, और इस पे एप्लीकेबल होता है GST। ठीक है, ठीक है, अब आता है एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग बहुत नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस बेसिक डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है देखो, तो एक प्री प्रोग्राम होता है, वो अपने सिस्टम में सेट कर देना है। ठीक है, और उस हिसाब से ट्रेडिंग होती रहती है। ठीक है, अब प्री प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसमें प्राइस, टाइमिंग, वॉल्यूम, टाइम वगैरह सब कुछ सेट कर दिया जाता है पहले से। अगर वो कंडीशन या क्राइटेरिया मीट कर रही है तो अपना बाई और सेल खुद ब खुद हो जाता है। उसमें इमोशन इंसान का बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं रहता है, सब कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अपने ट्रेडिंग सिस्टम में फीड कर देना और उसको यूज़ करके ट्रेडिंग करना, एल्गो ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, ये टाइम, प्राइस, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब यूज़ करता है। टाइम, प्राइस, वॉल्यूम एक्सेट्रा ये सब यूज़ करता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इमोशन फ्री ट्रेडिंग होगा। कोई इमोशन नहीं इन्वॉल्व नहीं है, आपका सिस्टम कर रहा है ट्रेड, आपका वो जो धक धक होता है वो सब कुछ होगा ही नहीं। आपने फीड कर दिया है, उसके बीच टारगेट सेट कर दिया, स्टॉप लॉस सब सेट हो जाएगा, वो खुद से ही ट्रेड मारते रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, सोचना नहीं है वो, मतलब कंडीशन फुलफिल हुआ ट्रेड हो गया, कंडीशन फुलफिल हुआ ट्रेड हो गया। ठीक है, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट, ट्रेडिंग कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मस्त मार लेता है, तुरंत तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होने लगता है ईजिली। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ है, ट्रेंड्स बोलते हैं, उस पर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको सुनने मिलेगा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं या NSE की साइट देखते होंगे, पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, तो अगर इस पे इंफॉर्मेशन है, मतलब टॉप गेनर जो होता है इन द फ्यूचर मार्केट, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव ट्रेंड में, और नेगेटिव ट्रेंड में होता है टॉप लूजर। ठीक है, इंफॉर्मेशन और टॉप गेनर इन द फ्यूचर मार्केट। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड मीन्स हो जाएगा टॉप लूजर। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर OI गेनर्स। ठीक है,
मीन्स वैसा फ्यूचर जिसका परसेंट इंक्रीज इन OI सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। फ्यूचर्स हुज परसेंट इंक्रीज इन OI इज मैक्सिमम, ठीक है। और फ्यूचर OI लूज़र क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। उसका उल्टा कर देंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव कॉल क्या हो गया, कॉल विथ हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा एक्टिव कॉल। और एक्टिव पुट मीन्स वो जिस पुट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, ठीक है। एक्टिव पुट मीन्स पुट विथ हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। ECR ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट डिवाइडेड बाय ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, ये होता है PCR, ठीक है। ये हो गया आपका एल्गोरिदम ट्रेडिंग का, एल्गो ट्रेडिंग शॉर्ट में बोलते हैं वो। अब बात करते हैं, अब यहाँ से आ जाएगा लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRR। इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRR, ठीक है। ये एक जॉइंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो तब काम आता है जब ब्रोकर की वेबसाइट या प्राइमरी डिजास्टर रिकवरी सिस्टम डाउन हो जाती है, ठीक है। मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया, अचानक से इशू हो गया, तब इस रिस्क ये जो वेबसाइट है इसको यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। तो एक जॉइंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो तब काम आता है जब ब्रोकर की वेबसाइट या प्राइमरी डिजास्टर रिकवरी सिस्टम डाउन हो जाए, डिजास्टर रिकवरी सिस्टम डाउन हो जाए, ठीक है। इन्वेस्टर क्या एक्शन ले सकता है इस पर, ठीक है। आप IRR से अपने ओपन पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं या फिर पेंडिंग पोजीशन को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। IRR के थ्रू ओपन पोजीशन को क्लोज या पेंडिंग को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर ये कर सकता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग मेंबर जो होता है वो क्या एक्शन कर सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर एक एडमिन टर्मिनल से आपका एक्शन मॉनिटर और एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, आपके बिहाफ में। ट्रेडिंग मेंबर एक एडमिन टर्मिनल से आपका एक्शन मॉनिटर और एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए है, एल्गो या इंस्टीट्यूशनल के लिए नहीं है। ये सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है, ना कि एल्गो या इंस्टीट्यूशनल के लिए। सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वही कर सकता है, ठीक है। एक्टिवेशन, ठीक है। अगर ट्रेडिंग मेंबर ग्लिच रिपोर्ट करता है तो एक्सचेंज IRR ऑन करेगा और इन्वेस्टर को SMS या मेल जाएगा। तो एक्टिवेशन कैसे होगा, TM रिपोर्ट करेगा, ठीक है। TM रिपोर्ट करेगा तो जाके वो एक्टिवेट होगा IRR, ठीक है, और मेल जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टर्स को मेल या SMS से बताया जाएगा, ठीक है। अब सेबी गाइडलाइंस दिया है फ्रेमवर्क के लिए, टेक्निकल ग्लिच जो होता है उसके लिए, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, सेबी के गाइडलाइंस, ठीक है। तो सेबी ने ब्रोकर को क्या बोला वो हम देखते हैं इसमें।
सेबी ने ब्रोकर को बोला, ठीक है, कि विद इन 1 आवर ग्लिच की जानकारी एक्सचेंज को होनी चाहिए, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर ग्लिच जो होगा वो पता चलना चाहिए सॉरी एक्सचेंज को, ठीक है। T+1 डे तक रिपोर्ट मतलब बता देना चाहिए, रिपोर्ट देना होगा, ठीक है, ग्लिच के बारे में। T+1 डे मतलब आज वो तक कल, मतलब आज के बाद जो कल आएगा उतना टाइम तक रिपोर्ट करना होगा एक्सचेंज को, ठीक है। विथ 14 डेज 14 दिन यानी 2 वीक्स के अंदर रूट कॉज बताना होगा, ठीक है, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक API बेस्ड होता है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, लामा, ठीक है, उसके थ्रू ही वो कैपेसिटी बढ़ाई जाती है सिस्टम की, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद सेबी को आई स्पॉट ग्लिच रिपोर्ट के लिए एक आई स्पॉट है, ठीक है, तो वो एक रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया सेबी ताकि उस पर रिपोर्ट किया जा सके अगर कुछ भी ग्लिच या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है। तो विद इन 1 आवर ग्लिच की जानकारी एक्सचेंज को देनी है, ठीक है, पहला। दूसरा T+1 डे मीन्स ग्लिच के नेक्स्ट डे तक रिपोर्ट देना होगा, ठीक है। तीसरा विद इन 14 डेज रूट कॉज बताना होगा, ठीक है। चौथा कैपेसिटी प्लानिंग करनी होगी, अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो तो, ठीक है। LAM में लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के थ्रू सिस्टम की जो कैपेसिटी है इंक्रीज़ की जानी चाहिए, ठीक है। और पांचवा है आई स्पॉट, ठीक है, ये एक रिपोर्टिंग पोर्टल है जहाँ ग्लिच रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब आता है एक लास्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी और इंटर ऑपरेबल सब सेगमेंट। इंटर ऑपरेबल कीबोर्ड मेन बात है ख़राब हो गया हुआ, तो टाइप करते करते की अंदर चले जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर उसको ठीक करो, फिर से टाइप करो, इसलिए इतनी मिस्टेक्स होती है। हाँ, तो जब एक एक्सचेंज का सेगमेंट डाउन हो जाए तो कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, को रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट किसी दूसरे वेन्यू पर है तो हेजिंग करके मार्जिन रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट्स दूसरा एक्सचेंज रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखता है ताकि उसे यूज़ किया जा सके। उसके बाद है नॉन को रिलेटेड इंडेक्स, अगर को रिलेटेड इंडेक्स नहीं है तो स्यूडो इंडेक्स बनाकर डेरिवेटिव रीलॉन्च होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो क्या है, तो डाउन जब होगा ग्लिच आएगा उसके 75 मिनट में, ठीक है, सेबी और अल्टरनेट एक्सचेंज को बताना होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव जो भी एक्सचेंज है वो 15 मिनट में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर लागू कर देगा, मतलब जैसे ही उसको पता चलेगा वो तुरंत 15 मिनट में लागू कर देगा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है। जब एक ये लिख देते हैं एक्सचेंज का सेगमेंट डाउन हो जाए तो कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, पहला को रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट किसी दूसरे वेन्यू पर है तो हेजिंग करके मार्जिन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, को रिलेटेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स किसी दूसरे वेन्यू पर है तो हेजिंग वगैरह करके मार्जिन कम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो यूज़ कर सकते हैं अगर दूसरे एक्सचेंज पे अवेलेबल है तो, ठीक है।
एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अगर दूसरा एक्सचेंज है रिजर्व कॉन्टैक्ट्स रेडी रखता है, ठीक है। ताकि उसको यूज़ किया जा सके ग्लिच के टाइम पर, ठीक है। नन अगर को रिलेटेड नहीं है तो स्यूडो इंडेक्स बनेगा, ठीक है। देन फॉर्म स्यूडो इंडेक्स, ठीक है। नोटिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है। इसको एसओपी बोलता है। ये 4th पॉइंट है। तो विदिन 75 मिनट्स सीबी और अल्टरनेट एक्सचेंज को बताना। और एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज है अल्टरनेटिव एक्सचेंज है, वो 15 मिनट्स में स्टैंडर्ड एसओपी लागू कर देगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। तो म्यूचुअल बैकअप होता है, ठीक है। जैसे एनएससी और बीएससी 2 एक्सचेंज है, ठीक है। तो एक दूसरे के अल्टरनेटिव वेन्यू हो जाएंगे, ठीक है। जो एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सब चीज़ मेंटेन करके चले, एक दूसरे को देखें और जो स्क्रिप्ट वगैरह है उस सब का ध्यान रखें, ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना ना पड़े और बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही था। हाँ, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।